कंक्लूजन क्या होगा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला हो जाएगा इसका कंक्लूजन। When two pairs of trait to different characters are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character, and this is the law of independent assortment. It is based on F2 generation. अब किस पे based है? F2 generation जिसमें हमने पूरा 16 बॉक्स का चेकरबोर्ड बनाया, वहां पे ये चीज हमें जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी सेम वे में क्या हो जाएगा? 3 कैरेक्टर को लेके होंगे। नंबर ऑफ गैमेट हम कैसे निकालेंगे? 2 की पावर n से। ठीक है, नंबर ऑफ जीनोटाइप कैसे निकालेंगे? 3 की पावर n। n क्या हो जाएगा यहाँ पे? ट्राई हाइब्रिड। क्लियर? उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा ये आपको। अब एक चीज ध्यान में रखना है, और जो दैट इज बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। याद होगा सबको, F1 जनरेशन में जो हमें मिल रहा है, अगर हम उसको पेरेंट से क्रॉस करा रहे हैं तो वो हो गया बैक क्रॉस। ठीक है, लेकिन पेरेंट में हमने प्योर रेसेसिव से क्रॉस करा दिया तो दैट इज टेस्ट क्रॉस, जिससे टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट किस चीज क्या कर रहे हैं? ताकि वो F1 जनरेशन में जो डोमिनेंस इम्प्योर वाला था वो क्या है, जब हम सेल्फिंग करा रहे हैं तो वो किसकी सेल्फिंग होगी? रेसेसिव वाले की हुई या डोमिनेंट वाले की? मतलब हेट्रोजाइगस की हुई या होमोजाइगस की? ठीक है, टी टी की हुई, कैपिटल टी की हुई या कैपिटल टी और स्मॉल टी से नेक्स्ट आप कैलकुलेट कर। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रॉसिंग कराते हैं रेसेसिव पेरेंट से। ठीक है, तो ऑल बैक क्रॉस, ऑल टेस्ट क्रॉस आर द बैक क्रॉस, बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट द टेस्ट क्रॉस। जहां पे आपने कैपिटल टी से करा दिया तो ये आपका बैक क्रॉस हो जाएगा। स्मॉल टी से कराएंगे तो ये आपका टेस्ट क्रॉस। ठीक है, फिर इसका भी रेशियो था मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का 1:1, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का वैसे ही 1:1 को डबल कर लो, 1:1:1:1। ठीक, 4 बार हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट क्रॉस का पर्पस क्या है? टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल, कि वो टी टी था या टी टी। क्लियर? यही है ऑब्जेक्टिव। ये इमेज दिया हुआ है, कोड में भी है, नीट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ा हुआ भी है। और फिर भी अगर किसी को कुछ हो तो इंडिविजुअल पूछना है। इसके इंपॉर्टेंट है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या हो गया? मेल और फीमेल में, जब तक हम प्लांट की बात करें तब तक आप इस प्लांट को मेल मान लो, इसको फीमेल बना लो, इसको फीमेल मान लो, इसको मेल मान लो। मतलब कैपिटल टी को मेल लोगे तो भी वही रिजल्ट आएगा, कैपिटल टी को फीमेल ले लोगे तो भी वही रिजल्ट। क्लियर? वहां पे कोई वेरिएशंस नहीं दिखेगा, इस चीज को बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। नेक्स्ट है इसमें एलेलिक इंटरेक्शन या जीन इंटरेक्शन। क्या होगा बेटा? ये सब अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाली टेक्निकल चीजें चलेंगी यहाँ पे। क्या है ये? थोड़ी सी चीजें हम पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम थोड़ा न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, फिर हम ये कल कवर करा देंगे। जीन इंटरेक्शन क्या हो गया? एलेलिक इंटरेक्शन, जब एक एक जो सिम्टम है उसको देखने के, एक तो एलेलिक इंटरेक्शन क्या हो गया कि कई एलेल मिलके एक कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। ठीक है, फिर होता है कि कई जीन मिलके एक कैरेक्टर को दिखा रहे हैं और एक जीन कई कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है। इस तरीके से डिफरेंस डिफरेंस होता है। एलेलिक इंटरेक्शन, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। एलेलिक इंटरेक्शन टेक्स प्लेस between allele of same gene which are present at same location. एग्जांपल इसमें आ जाएगा तुम्हारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, मिराबलिस जलापा और वो स्नैपड्रैगन वाला एग्जांपल, ये एग्जांपल आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ पे आपको? इन ब्लेंडिंग मिलेगी, ब्लेंडिंग कैरेक्टर मिलेगा। ठीक है, ना प्योर रेड मिलेगा ना प्योर व्हाइट मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, dominant character must be present in F1 generation, but in some organisms F1 generation is different from the both parent। क्यों? क्योंकि उनमें ब्लेंडिंग कैरेक्टर आ गया। ठीक है, इंटरमीडिएट आ गया। क्लियर? यही क्या हो गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब यहाँ पे परसेंट फ्रीक्वेंसी, मैंने डिटेल क्लास में बहुत अच्छे से ये सब चीजें बताया कि परसेंटेज कौन सा जीन, दोनों में कौन सा जीन कितना ज्यादा इनकॉर्पोरेट किया, रेसेसिव कितना डोमिनेंस को एक्सप्रेस होने से रोका, उस पर डिफाइन होगा कि किस ब्लेंडिंग कैरेक्टर आपको ज्यादा किसके रेड साइड का मिल रहा है या
व्हाइट साइड का मिल रहा है, मतलब पिंक है तो डार्क पिंक है या वेरिएशन दिख रहा है। क्लियर? तो both factors such as dominant and recessive are present in incomplete dominance, but dominant factor is unable to express its character completely. Resulting intermediate type of generation is formed, which is different from both the parents. इसमें example याद रखना बेटा, 4 o'clock plant या इसको बोलते हैं मिराबिलिस jalapa, important है ये point. ठीक है, Coris in Mirabilis jalapa, this plant is called 4 o'clock plant or Cluibans. Three different type of plants are found in Mirabilis on the basis of flower color. They are red, white and pink. Red, white क्या हो गए आपके प्योर, और पिंक वाले क्या हो गए इंटरव्यू. Clear? When the plants with red flowers is crossed with white flower, plant with pink flower obtain in F1 generation. क्यों? क्योंकि वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फेल कर दिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. The reason of this is that the genes of red color is incompletely dominant over the genes of white color. अगर वो fully dominant होता है तो red color का दिखता. ठीक है, when F1 generation of pink flower is self-pollinated, then the phenotypic ratio of F2 generation is red, pink, white. अब ये देखो क्या हो गया, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया. फिर से वो सेग्रीगेट किए और एक एक कैरेक्टर अपने को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करे. क्लियर? तो एक फैक्टर का कैरेक्टर दूसरे फैक्टर को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया था, तो फिर से सेल्फिंग करने पे वो दिखा. तब रेड फ्लावर भी दिखे एंड पिंक फ्लावर भी दिखे और व्हाइट फ्लावर भी दिखे. इसका रेशियो क्या है, 1:2:1. इसका भी चेकर बोर्ड बनाया हुआ है. एंड सेम एग्जांपल आपको स्नैपड्रैगन का है और डॉग फ्लावर. करना क्या है, तुम्हें सिर्फ रेशियो याद रखना है और एग्जांपल्स याद रखने हैं. यहाँ से फेदर कलर इन एंडोलूसियन फोल पढ़ाया क्या है. Incomplete dominance is present for their feather color when a black color foal is crossed with the white color foal. The color of F1 generation is blue. ये नहीं पढ़ाया एग्जांपल, नोट डाउन कर लेना. ये नोट्स हम एलन का नोट्स है, अपलोड कर देंगे आज. ठीक है, तो कोई जो जो पॉइंट हम बोल रहे हैं कि ये नहीं लिखा हुआ है वो अपने नोट्स में ऐड करें. साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन ये पढ़ा हुआ है, अच्छे से इसकी क्रॉसिंग भी देखिए. कोडोमिनेंस में हमें ब्लड ग्रुप, यहाँ से क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, कल कराती हूँ मैं. ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप ए बी वाला, तो ए बी जब अपने को ब्लड ग्रुप ए बी आता है तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस. और पूरा पूरा का पूरा जो एबीओ सिस्टम है दैट इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स. हर एक चीज इंफॉर्मेशन है बेटा, हर चीज को ध्यान में रखना है. तो कैटल ऑफ फॉर कोट कलर, ये एग्जांपल देखा हुआ है हम लोगों ने. एंड ब्लड ग्रुप का ध्यान में रखना है. और सिकल सेल एनीमिया वाला भी एग्जांपल, ये कोडोमिनेंस का. क्लियर? तो ये सब एग्जांपल ध्यान में रखना. मल्टीपल एलील के लिए अगेन पूरा ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम आपका मल्टीपल एलील को शो कर रहा है. ठीक है, ए डोमिनेंट होता है, बी डोमिनेंट होता है, और जब दो डोमिनेंट एक साथ आ रहे हैं तो वो कोडोमिनेंस को शो करते हैं. और ए और आई आएगा तो ए ब्लड ग्रुप होगा, बी और आई आएगा तो बी ब्लड ग्रुप होगा. मतलब आई रेसेसिव है, आई मतलब ओ, ब्लड ग्रुप ओ, ये रेसेसिव है. ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ. बाकी ए भी इसमें डोमिनेंट है, और ए बी जब साथ में आते हैं तो वो कोडोमिनेंस. ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? और ओ ब्लड ग्रुप कब आएगा, अगेन वही रेसेसिव वाला, जब आई आई होगा तब वो अपने आपको एक्सप्रेस करेगा और ब्लड ग्रुप ओ आ जाएगा. प्लियोट्रोपिक जीन क्या हो गया, एक जीन जो कई कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन. ठीक है, जीन विच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर. तो अब हमें याद रखना है कि एक जीन कैरेक्टर वन, ये ऐसा फिगर भी मैंने बनवाया था, कैरेक्टर टू कैरेक्टर थ्री, तीन कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तीन कैरेक्टर शो कर रहा है, तो ऐसे जीन को बोलेंगे प्लियोट्रोपिक जीन. क्यों? इस पे भी थोड़ा सा नहीं रुकते हैं, डिजीज के साथ ही हम सिकल सेल की बात करेंगे. चलो हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करा देते हैं तुम लोग को, जिसमें हार्डी बी अंबर पे एक बार और
लिंकेज वाले। उसके बाद हम ये थ्योरी कल करा देंगे ताकि तुम लोग आज एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करो। ठीक है, हार्डी-वेनबर्ग लॉ क्या कहता है कि हार्डी-वेनबर्ग लॉ तुम्हारा जेनेटिक्स के जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है उसकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड, और इसके भयंकर भयंकर सारे एक्सेप्शन है। किसी भी जीन पूल में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए तब तक ये अप्लीकेबल होगा। मतलब उस जिस जीन पूल क्या हो गया, जो भी पॉपुलेशन आप स्टडी कर रहे हो उसके सारे गैमेट के जीन, गैमेट की इंफॉर्मेशन क्या हो गई, जीन पूल हो गई। पूरा जो आप पॉपुलेशन देख रहे हो उसकी जो इंफॉर्मेशन है, एदर आप उसमें ए की बात कर लो, मतलब टी, अभी जैसे टीटी देख रहे थे तो टीटी की इंफॉर्मेशन देख लो, टीटी की इंफॉर्मेशन देख लो, टीटी की इंफॉर्मेशन, ये सारा जो इंफॉर्मेशन है एक पॉपुलेशन के अंदर उसको बोलते हैं जीन पूल। ठीक है, हार्डी वेनबर्ग लॉ क्या कहता है कि इस जीन में हमेशा जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, चाहे वो किस स्टेज में भी रहे, कितने कितने आपके डोमिनेंट है कितने रिसेसिव हैं, वो क्या होंगे, इक्वल टू 1 होंगे हमेशा। क्लियर, इसी को उन्होंने क्या किया, मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो हार्डी वेनबर्ग ने, जैसे तुम ए बोल रहे हो, ए बोल रहे हो, और ए बोल रहे हो, तीन जीनोटाइप है हमारे पास। ठीक है, उन्होंने कैपिटल मतलब डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी को पी से रिप्रेजेंट किया, रेसेसिव की फ्रीक्वेंसी को क्यू से रिप्रेजेंट किया, एंड जो आपका हेट्रोजाइगस हमें पता है मोनोहाइब्रिड में ये 1 आएगा, ये 1 आएगा और ये 2 आएगा, वही क्या हो गया 2pq। जितने भी फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन है आपको वो इसी से सॉल्व हो, इसी को आप करोगे जीनोटाइप में, जब कैलकुलेट करना है तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, क्योंकि जब एक पॉपुलेशन में जीन की फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज पी एंड क्यू, लेकिन इंडिविजुअल की कितने परसेंटेज है, कितने परसेंटेज इंडिविजुअल उस जीनोटाइप के साथ है, जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो मतलब वो पूछ रहा है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, हेट्रोजाइगस पूछ दिया, कैरियर पूछ दिया, हेट्रोजाइगस कैरियर पूछ दिया, तो 2pq। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको सेपरेट करना है कि पूछ क्या है, और इसमें आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 एंड p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर इससे सॉल्व हो रहा होगा या तो इससे सॉल्व हो रहा होगा, और दोनों के केस में आपको इक्वल टू 1 रखना। तो हार्डी इंग्लिश मैथमेटिशियन है, जर्मनी फिजिशियन है, वेनबर्ग इंडिपेंडेंटली असॉर्ट ये जर्मन फिजिशियन है, इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड दैट एन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर रहे हैं, और इक्विलिब्रियम कभी भी फिर अगेन वही बात है, F1 जनरेशन में इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन हो सकता। ठीक है, इक्विलिब्रियम लाने के लिए आपको F2 जनरेशन तक की क्रॉसिंग देखनी पड़ेगी। तो आप एक पॉपुलेशन में जब इक्विलिब्रियम हार्डी के अंदर लॉ को अप्लाई कराओगे तो वहां आप F2 जनरेशन की बात कर रहे हो, इट मीन्स कि आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हो। क्लियर, क्योंकि जब आप फ्रीक्वेंसी देखोगे तो किसी पर्टिकुलर, अब पी यहाँ पे P1 P2 P3 इस तरीके की बात नहीं है, ओवरऑल पी की बात हो रही है, ओवरऑल क्यू की बात हो रही है। इट मीन्स कि ये कैरेक्टर, ये इक्विलिब्रियम फिर से सिर्फ और सिर्फ एक जीन से रिस्पेक्टेबल है कि एक और दो, एक जीन पी और उसी का एलिल है क्यू जो रेसेसिव है। ठीक है, तो एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, इन्हीं की फ्रीक्वेंसी को स्टडी की गई एक पॉपुलेशन में, एक पॉपुलेशन में एक टाइप की जीन की फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया गया अलोंग विद जीन एंड एलिल। क्लियर, उसका अल्टरनेटिव फॉर्म, एक हो गया आपका डोमिनेंट, एक हो गया आपका रेसेसिव। क्लियर, अब जब आप देख रहे हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो वहां पे आपको वन, ये क्या हो गया, अब इसको अगर आप पी रखो तो ये क्या हो गया बेटा पी स्क्वायर। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल की बात करेगा तो पी स्क्वायर, परसेंटेज की बात करेगा तो परसेंटेज जैसे 4%। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की बात करेगा तो 0.04 इस तरीके से आएगा, 40% है तो 0.40, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस में वैल्यू मिल रही है। Equilibrium is stabilized between frequencies of allele in random mating population. ये population कैसी है, random mating, मतलब एक ही population है, एक species की है, आपको randomly mate कर सकती है, and these gene frequency remains constant from generation to generation.
पी वेरी कर सकता है, क्यू वेरी कर सकता है, पी क्यू वेरी कर सकता है, लेकिन ओवरऑल उस पूल के अंदर फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये कह दिया हार्डी-वेनबर्ग ने। ठीक है, इसी का मैथमेटिकली उन्होंने एक्सप्रेशन दे दिया P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। और आप जब जीनोटाइप की बात करोगे, जब आप किसी इंडिविजुअल के अंदर, हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक जीनोटाइप है, उसकी बात करोगे तो देन इट टर्म्स टू पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। क्लियर है? तो इसके लिए मैंने एक इंफॉर्मेशन दी थी, इसको भी हम लोगों ने वेरिएशंस निकाले थे और क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू पी, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए इज इक्वल टू क्यू, ये तो हो गया ये सब बातें। ए की फ्रीक्वेंसी पी, ए की फ्रीक्वेंसी क्यू, स्मॉल वाली बात आ गई, एंड देन पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, एक हमें ये याद रखना है। इसके बाद हम जीन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, मतलब F2 जनरेशन में जीन फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइप की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq या पी स्क्वायर 2pq प्लस क्यू स्क्वायर एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। तो इसी का जीनोटाइप क्या हो जाएगा बेटा, जीनोटाइप आपका हो जाएगा अब अगेन वही पी स्क्वायर है, मतलब होमोजाइगस, पी स्क्वायर ए, क्यू स्क्वायर ए एंड 2pq क्या हो जाएगा 2a। इज इट क्लियर? यही होगा। तीन चीज हो गई, एक तो फ्रीक्वेंसी की बात की है, फिर F2 में जीन फ्रीक्वेंसी की बात की है। क्लियर? F2 में जीन फ्रीक्वेंसी के बाद एक कैलकुलेशन आ रहा है जीनोटाइप। तो जब भी क्वेश्चंस देखेंगे इसके, जब कोई इंडिविजुअल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछेगा कि कितने परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो आपको ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq लगाना पड़ेगा। कितने परसेंटेज इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस कैरियर है, कैरियर है मतलब रेसेसिव है, कैरियर रेसेसिव कहाँ आएगा, जब हेट्रोजाइगस रहेगा। रेसेसिव एक्सप्रेस कब कर जाएगा, जब होमोजाइगस रहेगा। तो क्वेश्चन को समझना होगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2a, कैपिटल ए स्मॉल ए, एंड this clearly indicates that there is relationship between gene frequency and genotype frequency। relationship समझ में आ रहा है हमें? this relationship is shown by, इसका एक कंक्लूडिंग मैंने लिखवाया था, p प्लस क्यू स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। p जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, वही फॉर्मूला है यहाँ पे, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपको एक सिंगल लाइन में लिख के रखना है, ये कुछ क्वेश्चन रखने हैं इक्वेशन जिससे आपके ये सॉल्व हो गया। दिस लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन फैक्टर लाइक म्यूटेशन। अब इसके क्योंकि एजम्पशंस हैं, मैथमेटिक्स हमेशा एजम्पशंस के साथ चलती है, अगर बायो में उसको अप्लाई करना पड़ेगा तो कंडीशन देना पड़ता है। जैसे हम लोग भी जब मैथमेटिक्स मॉडलिंग करते हैं, ब्लड में हमें अगर ट्रांसक्रिप्शन इसका कोएगुलेशन फैक्टर का बनाना है, तो हम वहां पे एजम्पशन ले लेते हैं कि इतना फाइब्रिनोजन प्रेजेंट है, इतने ही है, अब एक्सटर्नली कहीं से आ नहीं सकता, और इतने अमाउंट ऑफ ब्लड का लॉस हो चुका है। देन वी कैलकुलेट इट मैथमेटिकली कि कितना, कितनी देर में, कितने टाइम में ये कोएगुलेट कर जाए। तो इस तरीके के केस में आपको एजम्पशंस लेना पड़ता है। इससे ज्यादा अगर फैक्टर वहां पे ज्यादा हो जाएगा तो कोएगुलेशन रेट आपका हाई हो जाएगा। तो आप एक जब फॉर्मूला निकालते हो तो एजम्पशन के, तो यहाँ पे एजम्पशंस ध्यान में रखना है आपको, हार्डी-वेनबर्ग लॉ के। म्यूटेशन, म्यूटेशन ना हो, सिलेक्शन ना चल रहा हो, मतलब वेरिएशंस ना हो, सिलेक्शन मतलब कोई नेचुरल डिजास्टर ना हो जिससे आप सिलेक्शन कर रहे हो, बॉटलनेक वगैरह जो पड़ा हुआ है, माइग्रेशन ना हो, कोई उस पॉपुलेशन से माइग्रेट ना कर रहा हो, मतलब कोई फ्रीक्वेंसी चली गई यहाँ से तो भी वेरिएशंस आ जाएंगे। ठीक है, आप स्टडी कर रहे हो कि कांस्टेंट है, अब क्यू स्क्वायर से कुछ लोग चले गए, तो कांस्टेंट तो था 1, 1 आने के लिए क्यू स्क्वायर कांस्टेंट था, मतलब वैल्यू थी तब 1 आ रहा था। अब क्यू स्क्वायर यहाँ पे रह ही नहीं गया, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर में कुछ माइनस हो चुके हैं माइग्रेट करके, उस केस में आपको ये 1 नहीं मिलेगा। तो उसको इन्होंने क्या कर लिया, सारी चीजों को एजम्पशंस में ले। क्लियर है बेटा? ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम या लॉ कह रहे हैं, इन दिस फ्रीक्वेंसी ए पी और द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट विल बी
A P square in this equation, frequency of A Q, the frequency of homozygous recessive Q square, ये small p होगा. The frequency of A 2PQ, the frequency of different genotype produced due to random matching will depend upon the gene frequency and equilibrium is stabilized after one single generation of random matching. ठीक है, अभी एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि अगर आप रैंडम मैटिंग में फ्रीक्वेंसी दिया है रेसेसिव फिनोटाइप इज 0.09. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप? तो रेसेसिव फिनोटाइप दे दिया बेटा, तो ये क्यू नहीं दिया, ये क्या दिया है? क्यू स्क्वायर दिया. मतलब रेसेसिव कितना एक्सप्रेस हो चुका है, तभी तो फिनोटाइप है. इंडिविजुअल कितने हैं उस फ्रीक्वेंसी के, ये पूछ रहे हैं. तो ये क्या इंफॉर्मेशन दे दिया आपको? क्यू स्क्वायर 0.09 है. क्यू क्या हो जाएगा? 0.03. ठीक है, अब पी निकाल लो. 1 माइनस 0.03 कर दो तो पी की वैल्यू आ जाएगी 0.3 होगा. एंड 1 माइनस तो 0.7. तो टोटल आपका क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी आपकी 0.7 प्लस 0.3 दिस इज इक्वल टू 1. यही रहेगा हर क्वेश्चन में इसी तरीके की. बस आपको वहां पे, अब कल हम लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस और तुम लोग आज करो और एक बार ट्राई करो. उसके बाद कुछ मैं रैंडम सेलेक्टेड करके पीपीटी पे क्वेश्चन ले लूंगी, उसको सॉल्व कर. अब दूसरा एक क्वेश्चन है वहां पे जीन मैपिंग. अच्छा, ये एक इंफॉर्मेशन अगर खुद की लिखी हुई है तो बहुत अच्छा है, नहीं लिखी हुई है तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेना. सारे रेशियो दिए हुए हैं इसमें. नो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रेसेसिव, कपलिंग, रिपल्सन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, सबकी यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ये चार्ट रख लेना. ठीक है. टाइप ऑफ फिनोटाइप, टाइप ऑफ गैमेट सबसे लास्ट में दिया हुआ. एक हम क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नंबर बताओ जिसमें रहा हो जीन मैपिंग का. देखो अब जैसे ये 255 है, ये हार्डी वीनबर्ग से जाएगा. एट अ पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी, अब लोकस की बात कर रहा है, मतलब इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? क्यू या पी में. क्लियर? एट अ पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एल एल इज डोमिनेंट, मतलब पी की वैल्यू दे दिया 0.6. क्लियर? एंड दैट ऑफ ए, मतलब की भी वैल्यू दे दिया 0.4. व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स इन रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन? तो ये क्या दे दिया, ये क्या पूछ रहा है बताओ फटाफट. 2PQ पूछ रहा है. पी दिया है, क्यू दिया है एंड हेट्रोजाइगोट्स. पी और क्यू क्या होगा? होमोजाइगस है. फ्रीक्वेंसी दिया है, इंडिविजुअल नहीं दिया हुआ है. फ्रीक्वेंसी से ही तो इंडिविजुअल बनेगा. फिनोटाइप या जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? जीन से ही बनेगा ना बेटा. तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? एट अ पर्टिकुलर लोकस, किसी क्रोमोसोम के पर्टिकुलर लोकस पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एल इज 0.6 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए एल इज 0.4. मतलब पी प्लस क्यू दे दिया है. ठीक, और इक्वल टू 1 होता है. व्हाट विद द फ्रीक्वेंसी, अब देखो 0.6 0.4 इज इक्वल टू 1 होगा. व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट? क्वेश्चन को समझना. हेट्रोजाइगोट्स पूछ लिया, मतलब इसने पूछा पी क्यू. और हमें पता है कि F1 में क्या होगा? पी क्यू. और F2 में क्या होगा? 2PQ होगा. तो जस्ट 2 इंटू पी इंटू क्यू क्या हो जाएगा? 424.24. नहीं, 424 इंटू 2.48. क्लियर? 2 से भी तो मल्टीप्लाई करना है. 2PQ. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स इन अ रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन एट इक्विलिब्रियम. अब देखो जैसे फटाफट मैंने कर दिया 0.24. क्वेश्चन हो गया भाई, गलत हो जाता है. ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पूरा हेट्रोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है इन अ रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन, मतलब F2 में 2PQ की वैल्यू पूछ दिया. क्लियर? डिग्री कल देखते हैं. और एक कोई क्वेश्चन बताओ लिंकेज वाला, मार्क करके रखे हो तो.
A random mating population frequency of dominant allele is 0.7. बस बताओ मुझे ये किस चीज की फ्रीक्वेंसी दी है? रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल किसकी वैल्यू दी है? पी की, ठीक है 0.7. व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव? डायरेक्ट है, माइनस कर देंगे 0.7 0.3. अच्छा अब देखो रेसेसिव फिनोटाइप, ठीक है, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव फिनोटाइप? 0.3 तो हो गया क्यू की वैल्यू, एंड ये पूछ रहा है क्यू स्क्वायर. फटाफट में हो रही है गलती, ठीक है. फिनोटाइप पूछ रहा है मतलब लोग कैसे दिख रहे हैं ये पूछ लिया, तो 0.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? हाँ in a random mating population frequency of dominant allele is 0.7. What will be the frequency of recessive phenotype? Recessive phenotype मतलब ये क्यू स्क्वायर ही पूछ रहा है, हेट्रोजाइगस तो पूछा नहीं है, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर 0.7 0.3. 0.3 का क्यू स्क्वायर कितना होगा? 0.9 होना चाहिए कि 0.9? 0.3 इंटू 0.3 क्या होगा? 0.09. 3 3 9, 2 डेसिमल्स 0.0. कोई क्वेश्चन मार्क की हो तो बताओ तुम लोग. और एक a population that is in Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of a recessive allele for a certain hereditary trait is 0.2. What percent of the individual in the next generation would be expected to show the dominant trait? करो इसको सॉल्व करो, इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल के मतलब पूछा वही है, अगले जनरेशन का पूछ रहे. एक डिस्टेंस वाला कोई बताओ यार, इसमें क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज जीन अरेंज करने वाले जो क्वेश्चंस थे वैसे वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? देखो उसको सिंपली हमें कैसे सॉल्व करना है बेटा, जो भी जीन दी रहेगी और उसके डिस्टेंस दी रहेगी, तो जितनी डिस्टेंस रहेगी वो जीन को उतना डिस्टेंस पे अरेंज करना. मतलब जितना, जैसे ए बी सी 3 दिया है और ए सी के बीच में दिया है 40 एंड बी सी के बीच में दिया है 20, तो ए सी सबसे लॉन्गर डिस्टेंस पे होंगे, तो उनको दूर दूर अरेंज करके फिर सॉल्व करना है. चलो ये भी हम कल करा. बट आज तुम लोग ट्राई करोगे कि ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए, ठीक है. एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 इंफॉर्मेशन बेस्ड भी सॉल्व हो जाए, और न्यू न्यूमेरिकल को भी ट्राई करोगे. फिर हम कल और इंफॉर्मेशन बेस्ड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसको कवर करके और इन टाइप के हर टाइप के दो दो क्वेश्चन सॉल्व कर, ठीक है. कोई डाउट यहाँ से? और सॉल्व करके बैठे हो तो बताओ कोई. हाँ 0.09 करेक्ट, ठीक है. तो कल देखते हैं इसके आगे का. ये पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे आज. सब बैठ के कुछ नोट डाउन नहीं करना है, ये तो क्वेश्चन वाला है, क्वेश्चन वाला नहीं अपलोड करेंगे, ये थ्योरी वाला कर देंगे. इसमें एक चीज मैंने बता दी, ये बेटा ये इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट में आपको सारा रेशियो दे रखा है गोल्डन की पॉइंट करके, ये नोट डाउन कर लोगे या सिर्फ ऐसे प्रिंट आउट निकलवा लोगे किसी. क्लियर? बाकी हम लोग देखते हैं कल. कल इनहेरिटेंस कंप्लीट कर लो, और इनहेरिटेंस का क्वेश्चन हो जाए तो मॉलिक्यूलर बेसिस में ऐसे बहुत फंडामेंटल नहीं है जिसको मुझे पढ़ाने की जरूरत, सब एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, सब फैक्ट है वहां पे, तो वो एक लेक्चर में हो जाएगा. लेकिन जेनेटिक्स को हम लोग 2 लेक्चर देते हैं, कल भी इसको लेंगे, ताकि क्वेश्चन हो, पिडिग्री भी कराना है. क्लियर? कल हो सकता है लंबा लेक्चर भी चलेगा. चलो बाय बाय.